हाय फ्रेंड्स, हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का मशीन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसके थियरी पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं थियरी पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया है। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात कीजिए। यदि मशीन की दक्षता 75% हो तो मशीन का वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम सीरियल वाइज लिख लेंगे। जैसे कि उठाया गया भार कितना है, 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का भार हमको उठाना है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। यानी कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन, क्योंकि 1 किलो बराबर कितना होता है, 10 के पावर 3। ठीक, और कितने प्रयास से उठाया जा रहा था, 400 न्यूटन के, यानी पी प्रयास बराबर कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन। मशीन की दक्षता कितनी है, इफिशिएंसी 75%, 75% मशीन की दक्षता है। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी रेशियो, और क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, इस इफिशिएंसी को अगर जो प्रतिशत में दिया गया है तो सब 75%, इसको प्रतिशत से हटाना हो तो क्या करेंगे, इसी में 100 से भाग दे देंगे। यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.75, यानी इफिशिएंसी कितनी है, 0.75। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लें। फार्मूला हम लोग जानते हैं, उसका सिंपल सा है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P, जहाँ W क्या है, उठाया गया भार, P क्या है, उसके बदले में लगाया गया प्रयास। भार दिया गया था हमारे पास, कितना था, 10 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन। प्रयास कितना लगा रहे थे, 400 न्यूटन। यानी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10,000 न्यूटन। नीचे कितना है, 400 न्यूटन। इसको हम भाग दे देंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। 100 में 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो यानी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आ जाएगा, 25। अब एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं इफिशिएंसी का, जिसको हम लोग नीटा से दर्शाते हैं। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। यदि इसी को परसेंटेज में लिखना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो जो इफिशिएंसी आएगी नीटा का मान, वो किस में आएगा, परसेंटेज में। चूँकि क्वेश्चन में हमारे क्या दिया था, परसेंटेज में, इसलिए हम यहाँ पर 100 का गुणा कर दिए। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा, इसको हम पक्षांतर कर दें इधर, तो वेलोसिटी रेशियो इधर आ जाएगा और इफिशिएंसी हमारी इधर आ जाए। यानी कि वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपान इफिशिएंसी नीटा इंटू 100। अब मैकेनिकल एडवांटेज का मान दिया था, उसको हम अभी निकाले हुए हैं, रख दें। कितना आया है, 25। नीटा का मान 75 गुणे 100, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 33.33। ये क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी रेशियो। इस तरीके से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकल गया। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक मशीन में पाया गया कि 120 न्यूटन आयास, आयास का मतलब वही प्रयास को दूसरा नाम आयास है, जिसको इंग्लिश में एफर्ट बोलते हैं। 120 न्यूटन आयास 3000 न्यूटन का भार उठाता है। यानी कि 3000 न्यूटन का भार यदि हमको उठाना हो उस मशीन में, तो कितना प्रयास लगाने की जरूरत पड़ती है, 120 न्यूटन का। और यदि 160 न्यूटन का हम आयास लगाते हैं तो कितना उठाया जा रहा है, 4000 न्यूटन का भार। यदि मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना है, 36 दिया है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, पहला है मशीन का नियम, दूसरा है अधिकतम यांत्रिक लाभ, तीसरा है अधिकतम दक्षता, चौथा है 5500 न्यूटन का भार उठाने के लिए प्रयास। ठीक, हमको दिया क्या है कि पहली बार जब हम प्रयास लगा रहे थे 120 न्यूटन, तो उस मशीन से हम 3000 न्यूटन का भार उठा रहे हैं। और जब 160 न्यूटन का प्रयास लगा रहे हैं तो 4000 न्यूटन का भार उठा रहे हैं, और वेलोसिटी रेशियो है हमारा 36। इसको हम लोग लिख लेंगे। पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। दिया है क्या दिया है, P1, यानी कि जब पहले हम प्रयास लगा रहे थे 120 न्यूटन का, तो इसके बदले में भार कितना उठा रहे थे, W1,
कितना था 3000 न्यूटन। और जब प्रयास हम 160 न्यूटन, तो इसको हम क्या लगा रहे हैं P2 लिखेंगे। तो भार कितना उठा रहे थे 4000 न्यूटन, जिसको हम W2 से डिनोट कर रहे हैं। वेलोसिटी रेशियो 36 दिया हुआ। मशीन के नियम से देखते हैं, मशीन का नियम हमको निकालना। तो मशीन का नियम क्या होता है, P और W में रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मशीन का नियम। P फॉर प्रयास और W क्या है, उठाया गया भार या बोझ। तो इसका क्या इक्वेशन निकल के आया था, P = mw + c, जहाँ m क्या होता है, उस रेखा की जो सरल रेखा आती है उसकी प्रवणता होती है, और c क्या होता है, y अक्ष अर्थात P पर काटा गया अंतःखंड होता है। तो हमको मशीन का नियम यानी P और W में रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए अब m और c जो कांस्टेंट राशियां हैं इसको हमें हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, इसका मान निकाल के। इसका मान कैसे निकलेगा, दो बार हमारा P1 और P2 दिया हुआ और W1 W2 दिया हुआ, यदि बारी बारी से यहाँ पर उसके मान रखें तो दो इक्वेशन बनेगा, और दो इक्वेशन है और दो अननोन राशियाँ यानी अज्ञात राशियाँ m और c हैं। तो दो समीकरण है और दो अननोन राशियाँ हैं, तो दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, m और c का मान निकल जाएगा। उन्हीं m और c का मान ला करके इसी इक्वेशन में हम रख देंगे मशीन के नियम में, तो क्या निकल जाएगा, वो P और W में रिलेशन। तो देखते हैं, इसी में हम P और W के मान रखते हैं। जब पहला था यानी P1 120 न्यूटन का प्रयास लगा रहे थे, तो कितना उठा रहे थे भार 3000 न्यूटन का, यानी P के स्थान पे हम 120 रख देंगे, W के स्थान पे 3000, M वैसे रहने देंगे, C वैसे रहने देंगे। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या था, जब हम 160 न्यूटन का प्रयास लगा रहे थे तो 4000 न्यूटन का भार उठा रहे हैं, तो P के स्थान पे 160 और W के स्थान पे 4000 न्यूटन। ठीक, समीकरण मान लेंगे 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हल कर लेना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा दें, तो घटा देंगे समीकरण 2 में लेफ्ट साइड में कितना 160 और समीकरण 1 में 120, घटा दें 160 - 120। ठीक इसी प्रकार राइट साइड को घटा देंगे। राइट साइड में यहाँ पर कितना दिया, m × 4000, और ये c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी, वैल्यू सेम है, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लिख नहीं रहे, यानी c से ये c कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, m × 4000 m × 4000 माइनस m × 3000। ठीक, घटा देंगे कितना आएगा, m × 1000 1000, यहाँ क्या आ जाएगा 40। अब हमको निकालना क्या m का मान, तो कितना हो जाएगा 40/1000, तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा 1/25। m का मान निकल गया 1/25। अब इसी m के मान को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दें तो c का मान भी निकल जाएगा। तो हम इस m के मान को रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में m के मान को रख रहे हैं। तो क्या था समीकरण 120 बराबर m × 3000, तो m के स्थान पर रख दिए हम 1/25 प्लस c का मान हमको चाहिए। 25 से 3000 कैंसिल कर देंगे, 120 आएगा, 120 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा c का मान 0। तो मशीन के नियम में m और c के मान को हम रख देंगे। तो जहाँ पर m है वहीं पर कितना रख देंगे 1/25, और जहाँ c है वहीं रख देंगे हम 0। m व c के मान रखने पर कितना आ जाएगा, P बराबर W/25। यही क्या हो गया मशीन का नियम, यानी कि प्रयास और भार में रिलेशन हो जाएगा। अब यदि हमको कोई प्रयास दिया रहेगा तो उसके बदले कितना भार उठा सकते हैं वो निकाल सकते हैं, या किसी भार को उठाना है तो उसके बदले हमको कितने प्रयास लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसी इक्वेशन में हम रखते जाएंगे और वो रिलेशन निकलता जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या निकालना था हमारा, अधिकतम यांत्रिक लाभ। अधिकतम यांत्रिक लाभ मशीन के नियम में हम लोग पढ़ चुके थे, कितना आया था 1/m 1/m। m का मान निकाल चुके हैं, रख देंगे 1/25, ये उल्टा होकर के गुणा हो जाएगा, यानी 1 × 25/1 कितना आ जाएगा 25। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा 25। ठीक, आगे बढ़ें, अधिकतम दक्षता निकालनी है हमको। तो अधिकतम दक्षता क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का मान अधिकतम कितना होता है 1/m, यानी फार्मूला क्या बन के आ जाएगा
मैक्सिमम इफिशियंसी की 1 में m गुणे वेलोसिटी रेशियो। m का मान निकाल चुके हैं 1/25। वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना था 36। तो कितना हो जाएगा 25/36। ये ऊपर चला जाएगा 25/36 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा मैक्सिमम इफिशियंसी 0.6944। इसी को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा ये परसेंटेज में 69.44%। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम इफिशियंसी। चौथा क्या था कि यदि हमको 5500 न्यूटन के भार को उठाना है, कितना 5500 न्यूटन या न्यूटन रहेगा, 5500 न्यूटन के भार को उठाना हो तो उसके बदले कितना प्रयास हमको लगाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करें, मशीन के नियम को हम निकाल चुके हैं। P बराबर उस मशीन के लिए कितना आया था W/25। तो हमको कितना भार उठाना है 5500, तो W के स्थान पर रख देंगे 5500/25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा P का मान यानी प्रयास का मान कितना 220 न्यूटन। यानी 5500 न्यूटन के भार को उठाने के लिए उस मशीन पे कितना प्रयास लगाने की जरूरत पड़ेगी हमें 220 न्यूटन का। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी भार उठाने वाली मशीन यानी लोड लिफ्टिंग मशीन का वेगानुपात 50 है, यानी वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है VR का मान 50। इस मशीन द्वारा 100 न्यूटन के प्रयास से 4 किलो न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। क्या यह मशीन रिवर्सिबल है? यदि है तो प्रयास बल क्या होना चाहिए ताकि यह मशीन ठीक रिवर्सिबल होने की स्थिति में आ सके। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, वेगानुपात का मान दे रहा है कितना 50। मशीन पर प्रयास कितना लग रहा है 100 न्यूटन का प्रयास लगा रहे हैं, उसके बदले भार कितना उठ रहा है 4 किलो न्यूटन का या 4000 न्यूटन बोल सकते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या यह मशीन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मशीन अब क्या होती है पढ़ा चुके हैं। क्या होती है रिवर्सिबल मशीन यानी परिवर्तनीय मशीन, हिंदी में परिवर्तनीय मशीन क्या होती है। यदि किसी मशीन की दक्षता 50% से अधिक है, यानी नीटा का मान यदि 50% से अधिक आ गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। यानी हमको इसमें निकालना क्या है इफिशियंसी नीटा का मान। इफिशियंसी नीटा का मान निकालना है, यदि उसका मान 50% से अधिक आया तो वो मशीन रिवर्सिबल होगी, और यदि 50% या 50% से कम आया तब वो मशीन क्या हो जाएगी नॉन रिवर्सिबल। यानी 50% या उससे कम हो तो मशीन को हम नॉन रिवर्सिबल, और यदि 50% से अधिक है तो उस मशीन को क्या बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। ठीक, यानी हमको निकालना क्या है इफिशियंसी नीटा का मान। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है वेलोसिटी रेशियो 50, प्रयास P का मान 100 न्यूटन, उठाया गया भार W का मान 4 किलो न्यूटन या 4000 न्यूटन। मैकेनिकल एडवांटेज सबसे पहले निकाल लें, क्या होता है W/P। W का मान 4000, P का मान 100। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज 40। वेलोसिटी रेशियो दिया ही है तो इफिशियंसी हमारी निकल जाएगी। क्या होता है फार्मूला इफिशियंसी की, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो, और प्रतिशत में लिखना होगा तो इंटू हम 100 कर देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का मान निकाल चुके हैं 40, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है 50 गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे कितना आया 80%। कितना आया नीटा का मान 80%। अब 80% यानी कि 50% से तो अधिक है, यानी जो मशीन है वो कौन सी मशीन होगी रिवर्सिबल मशीन। और यदि यही मान 50% या उससे कम आता तो क्या हो जाता नॉन रिवर्सिबल मशीन। ठीक, और क्या पूछ रहा था कि मशीन के ठीक रिवर्सिबल होने के लिए कितना प्रयास हमको लगाना पड़ेगा, यानी P का मान निकालना है जब मशीन ठीक रिवर्सिबल। मतलब हम इस समय क्या मानेंगे इफिशियंसी का मान 50%, यानी कि अब जैसे ही थोड़ा सी इफिशियंसी बढ़ेगी यानी 50.0001 भी हो जाएगा तो मशीन क्या हो जाएगी रिवर्सिबल मशीन।
तो क्रिटिकल कंडीशन क्या है हमारा 50%। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी को क्या मानेंगे 50% मानेंगे। उसके बदले में प्रयास निकालना है हमको, इसको हम मान रहे हैं पी डैश। तो एफिशिएंसी कितना है 50%, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज क्या आता है फार्मूला W/P डैश। पी डैश हमको निकालना है, W कितना था 4000। ठीक, तो यानी मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से निकल गया। अब इफिशिएंसी बराबर कितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहें तो तिरछा गुणा नीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 4000 बटे में पी डैश, नीटा का मान 0.5, वेलोसिटी रेशियो 50 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेंगे तो पी डैश का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा। अब पी डैश इधर हो जाएगा, 25 इसके बटे में हो जाएगा, यानी 4000 बटा 25। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, पी डैश का मान 160 न्यूटन। यानी मशीन के ठीक रिवर्सिबल होने के लिए कितना प्रयास लगाना होगा 160 न्यूटन का। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, घिरनियों के प्रथम तंत्र यानी कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, यानी घिरनियों के प्रथम निकाय में 4 घिरनियाँ लगी हैं। कुल कितनी घिरनियाँ लगी हुई हैं 4 घिरनियाँ। और ये कौन सी सिस्टम है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। सिस्टम ऑफ पुली 3 तरीके के हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का, जिसमें कितनी घिरनियाँ लगी हुई हैं, कितनी पुली लगी हुई हैं 4। उनमें 3 गतिमान घिरनियाँ। ये चीज़ ना भी लिखा होता तब भी हम ये समझ जाते, क्योंकि यहाँ पर बोल दे रहा है कि जो पुली है वो फर्स्ट सिस्टम है, तो इसमें एक अचल घिरनी होती है, बाकी सब चल घिरनियाँ होती। यानी कि यदि सिस्टम में n घिरनियाँ हों तो उसमें से n-1 चल घिरनियाँ यानी मूवेबल पुली होंगी, और एक घिरनी क्या होगी फिक्स पुली यानी कि अचल पुली। तो यहाँ पर कुल 4 घिरनी दी हुई थी, तो हम ये समझ जाते कि अगर 4 घिरनी है तो उसमें से एक क्या होगी अचल घिरनी, बाकी के जो 3 हैं वो चल घिरनी यानी गतिमान घिरनी होगी। यानी ये क्वेश्चन में लिखा है या ना हम इसको समझ जाते हैं। ठीक, आगे देखें, अगर निकाय की दक्षता एफिशिएंसी 90% है तब 3000 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने आयास की आवश्यकता होगी। मशीन का घर्षण भी ज्ञात कीजिए। यानी कि घर्षण में नष्ट हुआ जो प्रयास है उसको भी हमें निकालना है, और क्या निकालना है प्रयास का मान भी निकालना है कि यदि हमें 3000 न्यूटन का भार उठाना हो तो उसके बदले में उस मशीन पे कितना प्रयास लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुल घिरनियाँ कितनी दी हुई है 4, W का मान 3000 न्यूटन, इफिशिएंसी 90%, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.9। अब चल घिरनियाँ कितनी होंगी उसी से एक कम, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, कितना होगा 4 - 1 यानी कि 3। ये क्या हो गई चल घिरनियाँ। अब घिरनियों के प्रथम निकाय में हम लोग वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला निकाल चुके हैं। 2 के पावर कितना होता है n, जहाँ n का मान क्या होता है चल घिरनियों की संख्या। चल घिरनियों की संख्या कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 बराबर 8। ये निकल गया वेलोसिटी रेशियो। अब नीटा बराबर हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा नीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला W/P होता है। नीटा का मान रख देंगे 0.9, वेलोसिटी रेशियो का मान रख देंगे 8। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इधर ये गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7.2। अब W का मान दिया हुआ है, रख देंगे कितना 3000, और ये 7.2 आएगा, इधर कितना हो जाएगा 7.2 बटे में हो जाएगा, यानी P का मान सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 416.66 न्यूटन। और ये इसको हम वास्तविक प्रयास भी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये तब निकाला गया है जब उसकी इफिशिएंसी मशीन की इफिशिएंसी कितना था 90%। और यदि किसी मशीन की दक्षता 90% से कम हो तो उसको हम वास्तविक मशीन बोलते हैं, 100% से कम हो किसी मशीन की दक्षता
तो उसको हम लोग वास्तविक मशीन बोलते हैं, यानी कि इसमें घर्षण को नगण्य नहीं माना गया है। और यदि कोई मशीन जिसकी दक्षता 100% हो उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श मशीन, जिसमें घर्षण को नगण्य माना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई घर्षण कार्य नहीं कर रहा। तो प्रयास का मान तो निकल गया कि यदि हमें 3000 न्यूटन का भार उठाना है तो उसके बदले कितने प्रयास लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कंडीशन क्या था कि हमें घर्षण में नष्ट होने वाला प्रयास भी निकालना है। तो यदि मशीन आदर्श हम मान लें तो उतने समय प्रयास हमको कुछ कम लगाने की जरूरत पड़ेगी, यानी इसमें तो घर्षण होगा नहीं, तो जो घर्षण का प्रयास है वो हमारा बच जाएगा। और वास्तव में जो मशीन थी उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 90%। तो उस समय आदर्श मशीन की तुलना में थोड़ा अधिक प्रयास लगाना पड़ेगा। तो वास्तविक प्रयास तो हमारा निकल गया। अब आदर्श प्रयास निकाल लें और वास्तविक प्रयास में से आदर्श प्रयास को हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास। तो आदर्श मशीन के लिए सबसे पहले हम निकाल लें एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, 1, या इसी को हम 100% भी बोलते हैं, यानी एफिशिएंसी को हम मान लेंगे 1। तो कितना होता है फार्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तिरछा गुणा कर देंगे, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। आदर्श मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर होते हैं। ठीक, अब यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला W/P1 रख देंगे, जहाँ P1 क्या होगा, आदर्श प्रयास। वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके हैं 8, W का मान हमें पता है 3000, कितना हो जाएगा 3000/8, सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, P1 का मान 375 न्यूटन। ये क्या है, आदर्श प्रयास, यानी कि जब घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तब हमें प्रयास लगाने की जरूरत कितनी पड़ेगी, 375 न्यूटन। और जब घर्षण को भी हम मान लें तब उस समय प्रयास कितना लग रहा था, 416.66 न्यूटन। तो यानी कि घर्षण सहित प्रयास कितना था, 416.66, और घर्षण रहित यानी जब घर्षण नहीं था तब कितना है, 375, यानी हमें अधिक कितना लगाना पड़ रहा है उसी को हम निकाल लें, वही क्या जाएगा हमारा घर्षण में नष्ट प्रयास। कैसे निकालेंगे, वास्तविक प्रयास में से आदर्श प्रयास को घटा देंगे, यानी P में से P1 को घटा दें। P का मान आया था 416.66, P1 का मान आया है 375, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 41.66 न्यूटन। ये क्या है, घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास, यानी इतना प्रयास हमारा घर्षण में नष्ट हो जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, घिरनियों के किसी निकाय में 6 घिरनियाँ हैं। कितनी घिरनियाँ, 6, यानी 6 पुली हैं, और इस निकाय में एक ही डोरी सभी घिरनियों से गुजरती है। यदि दक्षता 68% है तो 280 न्यूटन के आयास द्वारा कितना बोझ उठ पाएगा। ध्यान से सुने, इसमें निकाय का नाम नहीं दिया गया है कि वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है या सेकंड सिस्टम या थर्ड सिस्टम, इसको हमें खुद समझना है। एक चीज़ समझने के लिए इस क्वेश्चन में दे रहा है, क्या दे रहा है कि इस निकाय में एक ही डोरी सभी घिरनियों से गुजरती है। यदि आप लोग थियरी अच्छे से पढ़े होंगे तो ये समझ गए होंगे कि ये किस सिस्टम की बात कर रहा है। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में हम लोग पढ़े थे केवल एक ही रस्सी सभी घिरनियों से होकर के गुजरती है, यानी ये किस सिस्टम की बात कर रहा है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में एक ही डोरी प्रयोग की जाती है, यानी इसमें क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ लेकिन उसको समझने के लिए दे चुका है कि जिससे हम पुली के सिस्टम को समझ सकें। तो किस सिस्टम की बात करें, यानी क्वेश्चन हमारा है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का, जिसमें कुल घिरनियाँ कितनी है, 6। ठीक, आगे हमको निकालना क्या है, बोझ, यानी W का मान निकालना है जब हम 280 न्यूटन का आयास यानी प्रयास लगा रहे हैं। देखें जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लें। क्योंकि निकाय के में एक ही डोरी प्रयोग की जाती है अतः यह घिरनियों का द्वितीय निकाय यानी सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है। n यानी कुल घिरनियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 6। नीटा एफिशिएंसी का मान 68%, इसको हम लिख सकते हैं 0.68। प्रयास का मान P 280 न्यूटन। W का मान हमको निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो सबसे पहले हम लोग निकाल लें, W का मान निकालना। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है कुल घिरनियों की संख्या यानी n,
बराबर कितना है 6, यानी वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कुल गिरनियों की संख्या कितनी है 6। नीटा बराबर क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो, बराबर कितना है नीटा का मान 0.68। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करा दें 0.68 गुणे वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W अपान पी का मान 280 न्यूटन, यहाँ पर है 0.68। वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके हैं 6। आगे सॉल्व कर लेंगे इसी को। W बराबर कितना हो जाएगा 0.68 गुणे 6 गुणे में 280, यानी कितना आएगा 1142.4 न्यूटन, यानी 280 न्यूटन का प्रयास लगाकर हम इतना भार उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का भार 700 न्यूटन है। यह आदमी 1600 न्यूटन भार को सेकंड सिस्टम ऑफ पुली से उठाता है। सिस्टम का नाम दे दिया है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। यदि इसके प्रत्येक ब्लॉक में 5 घिरनियाँ हैं और आदमी जमीन पर खड़े होकर रस्से को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर खींचता है तो जमीन पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। एक ब्लॉक में कितनी घिरनियाँ दिया हुआ 5। प्रत्येक ब्लॉक की बात कर रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक ब्लॉक में 5 घिरनियाँ दी हुई हैं। ठीक, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 ब्लॉक होते, एक को बोलते हैं चल ब्लॉक जो कि ऊपर होता है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं अचल ब्लॉक। दोनों में कितना घिरनियाँ हैं 5-5, यानी कि कुल घिरनियाँ कितनी हो जाएंगी 5 गुणे 2, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, कितनी घिरनियाँ कुल 10 घिरनियाँ, यानी कि कुल घिरनियों की संख्या n जिससे हम डिनोट करते हैं 2 गुणे 5 यानी 10। आदमी का भार दिया हुआ है 700 न्यूटन, उठाया जाने वाला भार दिया हुआ है 1600 न्यूटन। हमको जमीन पर प्रतिक्रिया रिएक्शन R का मान निकालना है। रस्सी को ऊर्ध्वाधर नीचे खींच रहा है, तो रस्सी हमारी ऊर्ध्वाधर नीचे इधर खींचेगा, प्रयास नीचे लगाएगा, और रस्सी में तनाव T ऊपर की ओर लगेगा, और जो प्रतिक्रिया जमीन की होगी वो भी ऊपर की ओर ही होगी। ठीक, अच्छा, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में एक चीज़ हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि N T बराबर कितना होता है W, जहाँ N क्या है कुल घिरनियों की संख्या और T क्या है डोरी में तनाव, W उठाया जाने वाला भार। तो N का मान निकाल चुके हैं 10, T डोरी में तनाव T बराबर 1600, T का मान कितना आ जाएगा 160 न्यूटन। अब हमको रिएक्शन R का मान निकालना है, तो यहाँ इस रस्सी की बात करें अगर जो, तो इसके संतुलन में क्या हो जाएगा ऊपर का लोड बराबर नीचे का लोड। ऊपर कितना लोड है R और T, तो R धन T बराबर नीचे का लोड जो कि आदमी का भार है, स्वयं का भार, वही प्रयास के रूप में लग रहा है, कितना है 700 न्यूटन। तो R का मान हमको चाहिए कितना हो जाएगा 700 माइनस T, और T का मान यानी डोरी में तनाव निकाल चुके हैं 160 न्यूटन, घटा देंगे कितना आ जाएगा रिएक्शन का मान 540 न्यूटन, यानी जमीन पर जो जमीन की प्रतिक्रिया होगी कितनी होगी 540 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, तृतीय निकाय में यानी घिरनियों के तृतीय निकाय में यदि 7 घिरनियाँ हैं, कितनी घिरनियाँ यानी कुल घिरनियों की बात कर रहा है, कितनी घिरनियाँ हैं 7, और इस पर कोई बल यानी प्रयास ना लगाया जाए तो यह निकाय कितना भार उठा सकता है, जबकि प्रत्येक घिरनी का भार जिसको हम स्मॉल W से डिनोट करते हैं 30 न्यूटन है। क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में उसको हम नोट करेंगे। क्या दिया, कुल घिरनियों की संख्या N कितना है 7, घिरनी के भार कितना है स्मॉल W, प्रत्येक घिरनी का भार कितना है 30 न्यूटन, P 0, यानी इस पर हम कोई प्रयास नहीं लगा रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि इस पर कोई बल यानी कोई प्रयास ना लगाया जाए
तो यह निकाय कितना भार उठा सकता है, यानी W का मान, कैपिटल W का मान हमको निकालना है। ठीक, तो घिरनियों के तृतीय निकाय में हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, W बराबर P कोष्टक में 2 के पावर n माइनस 1 प्लस स्मॉल w कोष्टक में 2 के पावर n माइनस 1। ये कब होता है? जब घिरनियों के भार को हम नगण्य ना माने, और यदि घिरनियों के भार को नगण्य मान लेंगे तब कितना आ जाएगा? केवल यही बचेगा, इसको हम शून्य मान लेते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि घिरनियों के भार भी दे रहा है, कितना? 30 न्यूटन। तो यानी स्मॉल w को नगण्य नहीं माना गया, तो हमको ये पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी फार्मूले में हम दिए गए मान को रख देते हैं। P का मान, यानी प्रयास कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो P के स्थान पर लिख देंगे 0। 2 के पावर n का मान 7 है, 7 रख दिए, -1 प्लस 30 स्मॉल w का मान, कोष्टक में 2 के पावर 7, n का मान 7 है, -7 -1। ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 30 गुणे 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा? 128 -8 घटा देंगे, 30 गुणे 120 सॉल्व कर लेंगे। कैपिटल W यानी उठाया जाने वाला भार कितना हो जाएगा? 3600 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, घिरनियों के तृतीय निकाय में 4 घिरनियाँ लगी हैं। यदि इस निकाय की दक्षता 75% है तो 12 किलोन्यूटन के भार को उठाने के लिए कितना प्रयास लगाने की आवश्यकता होगी? घर्षण में क्षय यानी लॉस होने वाला प्रयास भी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। कितना है टोटल घिरनियों की संख्या? 4। तो n बराबर कुल घिरनियों की संख्या 4। किस सिस्टम की बात कर रहा है? थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में। एफिशिएंसी कितना दिया है? 75%, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.75। उठाए जाने वाला भार कितना है? 12 किलो न्यूटन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12,000 न्यूटन भी, क्योंकि 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन। निकालना क्या है? प्रयास P का मान। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 के पावर n-1। कब होता है? जब घिरनियों के भार को नगण्य माने हैं। तो यहाँ n के मान को हम रख देंगे, कितना है? 4, यानी कुल घिरनियों की संख्या 4, 2 के पावर 4 -1 सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 15। वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके, 15 है। नीटा एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी दी हुई है 0.75। अब यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कितना हो जाएगा? 0.75 गुणे वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जानते हैं W/P। W का मान दिया हुआ 12,000 और P निकालना है हमको। 0.75 गुणे वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके हैं 15। वेलोसिटी रेशियो का मान रख देंगे 15। तो यहाँ से P का मान कितना आ जाएगा? 12,000 बटे में 0.75 गुणे 15 सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? P का मान 1066.6 न्यूटन। इसको हम वास्तविक प्रयास भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एफिशिएंसी है वो 100% से कम है। कितना दिया था? 75%। ठीक, तो ये हमारा वास्तविक प्रयास निकल गया, जो हमें निकालना भी था। और एक क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि घर्षण में नष्ट होने वाला प्रयास कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले आदर्श प्रयास को निकाल लें। आदर्श प्रयास के लिए हम क्या लेते हैं? मशीन की दक्षता 1 यानी 100%। तो नीटा बराबर 1 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो। आदर्श मशीन के लिए दोनों बराबर होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कितना होता है? कैपिटल W/P। आदर्श प्रयास को हम P1 मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर P1 रख देंगे। वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके हैं 15। तो यहाँ से P1 बराबर क्या हो जाएगा? W/15। W का मान दिया था 12,000/15 सॉल्व कर लेंगे। P1 का मान कितना आ जाएगा? 800 न्यूटन। ये क्या है? हमारा आदर्श प्रयास। आदर्श प्रयास निकल गया, वास्तविक प्रयास हम लोग निकाल चुके थे। वास्तविक प्रयास में से आदर्श प्रयास को घटा देंगे, यही क्या होता है हमारा? घर्षण में नष्ट प्रयास, यानी घर्षण में क्षय प्रयास बराबर वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास। वास्तविक प्रयास निकाल चुके हैं,
1066.6 माइनस 800 घटा देंगे कितना आ जाएगा 266.6 न्यूटन। ये क्या है हमारा घर्षण में नष्ट प्रयास, यानी घर्षण के कारण जो प्रयास का लॉस हो रहा है वो कितना है 266.6 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी के ऊपरी ब्लॉक में बड़ी घिरनी का व्यास छोटी घिरनी के व्यास का 8/7 गुना है। यदि एफिशिएंसी नीटा बराबर 75% है तो 4250 न्यूटन भार उठाने के लिए प्रयास ज्ञात कीजिए। यानी कौन सी घिरनी की बात कर रहा है, बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी, बेस्टन्स डिफरेंशियल पुली की बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें दो ब्लॉक होते हैं, ऊपरी ब्लॉक और निचली ब्लॉक। ऊपरी ब्लॉक में दो घिरनियाँ लगी होती हैं, सेम धुरे पर एक साथ घूमती हैं, दोनों का व्यास अलग अलग होता है। निचले ब्लॉक में एक घिरनी लगी होती है जिस पर हम उठाए जाने वाले भार को लटकाते हैं। तो ऊपर वाली घिरनी की बात कर रहा है कि उसमें जो छोटी घिरनी के भार से जो बड़ी घिरनी का व्यास है वो कितना है, छोटी घिरनी के व्यास का 8/7 गुना है। तो यदि हम मान लें कि छोटी घिरनी का व्यास D2 है तो बड़ी घिरनी का व्यास कितना हो जाएगा 8/7 D2, जिसको हम D1 से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी नीटा का मान 55% दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.55। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 4250 न्यूटन, पी का मान दिया हुआ निकालना है हमको। ठीक, तो हम फार्मूले को लगा दें, वेलोसिटी रेशियो पहले निकाल लें। बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी के लिए वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है 2D1 बटे में D1 माइनस D2, जहाँ D1 क्या होता है बड़ी पुली का व्यास और D2 छोटी पुली का व्यास। D1 का मान निकाल चुके हैं 8/7 D2, 8/7 D2 D1 का मान माइनस D2 यहाँ भी कॉमन ले लें, ऊपर भी D2 है कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा 2 × 8 16/7, नीचे 8/7 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 16/7 × 7/1। हल कर लेंगे कितना आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो, 7 से 7 ये कैंसिल, वेलोसिटी रेशियो बराबर 16। तो वेलोसिटी रेशियो का मान निकल गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं एफिशिएंसी का मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो क्या लिखेंगे नीटा गुणे वेलोसिटी रेशियो। नीटा का मान दिया हुआ है कितना है 0.55, वेलोसिटी रेशियो है 16 रख देंगे। और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लोग जानते हैं W/P होता है, W का मान दिया हुआ 4250, P निकालना है हमें। सॉल्व कर लेंगे, ये इधर से 75 कर देंगे बटे में हो जाएगा, यानी 4250 बटे में 0.55 × 16, P बराबर कितना आ जाएगा 482.95 न्यूटन। यानी कि 4250 न्यूटन का भार यदि हमें उठाना है तो उसके बदले हमको कितना प्रयास लगाने की जरूरत पड़ेगी 482.95। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पहिए तथा धुरी में, यानी किसकी बात कर रहा है सिंपल व्हील एंड एक्सल की, में पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर और धुरी का व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि मशीन की दक्षता 70% है तो 1400 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने आयास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, क्या कह रहा है किस मशीन की बात कर रहा है व्हील एंड एक्सल की। ठीक, यानी सिंपल व्हील एंड एक्सल। सिंपल व्हील एंड एक्सल में व्हील का व्यास कितना, यानी पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर और एक्सल यानी धुरी का व्यास 8 सेंटीमीटर। एफिशिएंसी दिया है 70% और उठाए जाने वाला भार दिया है 1400 न्यूटन। लिख लेते हैं इसको जो जो क्वेश्चन में दिया गया है। पहिए का भार जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं कितना है 20 सेंटीमीटर। धुरी का व्यास जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं कितना है 8 सेंटीमीटर। कैपिटल W उठाए जाने वाला भार कितना है 1400 न्यूटन। एफिशिएंसी नीटा का मान 70% जिसको हम लिख सकते हैं 0.7। निकालना हमको क्या है प्रयास P का मान। तो सिंपल व्हील एंड एक्सल की बात कर रहा है तो सिंपल व्हील एंड एक्सल में वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला
अब लोगों को याद होगा कितना होता है, कैपिटल डी अपान डी, यानी कि पहिए का व्यास बटे धुरी का व्यास। पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर, धुरी का व्यास 8 सेंटीमीटर, बराबर कितना आ जाएगा 2.5। ध्यान दें वेलोसिटी रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का मात्रक नीचे का मात्रक सेम रहता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मैकेनिकल एडवांटेज का भी कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू अपान पी। डब्ल्यू को भी न्यूटन में लिखते हैं, पी को भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल। इसलिए ना ही मैकेनिकल एडवांटेज का कोई मात्रक होता है और ना ही वेलोसिटी रेशियो का। तो वेलोसिटी रेशियो निकल गया 2.5। अब नीटा बराबर हम लोग फार्मूला लगा दें मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो का। नीटा का मान दिया हुआ है 0.7, तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करा दें 0.7 गुणे वेलोसिटी रेशियो वी आर। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान पी बराबर 0.7 गुणे वेलोसिटी रेशियो। डब्ल्यू का मान निकाल चुके हैं, कितना होता है यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में दिया था 1400, और पी का मान हमें निकालना है 0.7 गुणे वेलोसिटी रेशियो का मान 2.5। पी का मान कितना आ जाएगा 1400 बटे 0.7 गुणे 2.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा पी का मान 800 न्यूटन। यानी कि यदि हमें 1400 न्यूटन का भार उठाना हो किसमें, सिंपल व्हील एंड एक्सल में, जिसकी दक्षता 70% है, तो उसके बदले हमको प्रयास लगाने की जरूरत कितनी पड़ेगी, 800 न्यूटन का। अगला क्वेश्चन है व्यासांतरी चक्र और धुरे में, यानी इसको हम इंग्लिश में बोले क्या लिखेंगे, सिंपल व्हील एंड एक्सल, सॉरी डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। व्यासांतरी बात कर रहा है ना, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में पहिए का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा धुरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। मशीन की दक्षता 80% पर 24 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाने में मशीन कितने चक्कर घूमेगी। ठीक, सबसे पहले हम प्रयास निकाल लें, उसके बाद इसकी बात करते हैं कि कितने चक्कर घूमेगी मशीन यदि भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है। तो प्रयास का मान हमको निकालना है। किस मशीन की बात कर रहा है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में। इसको हमें ज्ञात होना चाहिए, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में एक व्हील होता है और दो अलग अलग डायमीटर के धुरे होते हैं जो कि एक ही एक्सिस पर एक साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं। पहिए का व्यास दिया हुआ है जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं 10 सेंटीमीटर। बड़े धुरे का व्यास जिसको हम कैपिटल D1 सॉरी स्मॉल d1 से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। छोटे धुरे का व्यास जिसको हम स्मॉल d2 से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एफिशिएंसी नीटा का मान 80% दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.8। कैपिटल डब्ल्यू 2400 किलो न्यूटन, 2400 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में बदलेंगे, 1000 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 24,000 न्यूटन। कैपिटल डब्ल्यू 24,000 न्यूटन। अब वेगा अनुपात हमको निकालना हो तो हमें याद होना चाहिए कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, 2 कैपिटल डी अपान में D1 माइनस D2। कैपिटल डी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, D1 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 20/2। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो का मान 10। वेलोसिटी रेशियो निकल गया। नीटा का मान निकालना है, क्या होता है फार्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो, क्या कर देंगे तिरछा गुणा नीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। कैपिटल डब्ल्यू अपान पी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है नीटा का मान 0.8, वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके हैं 10। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 24,000 न्यूटन बटे में पी निकालना है हमको, गुणे कितना आ जाएगा 8। इसको इधर भेज दें, 8 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24,000 बटे में 8। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3000 न्यूटन। प्रयास का मान आ गया हमारा 3000 न्यूटन। अब दूसरा क्वेश्चन था कि यदि भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है तो उसके बदले मशीन को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा।
तो देखते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला ये भी जानते हैं कि प्रयास P द्वारा चली गई दूरी बटे में भार W द्वारा चली गई दूरी होता है। ठीक, अब भार W द्वारा चली गई दूरी तो दे रहा है क्वेश्चन में, कितना, 220 सेंटीमीटर। अब प्रयास द्वारा चली गई दूरी हमको नहीं दे रहा है और वेलोसिटी रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 10। तो यहाँ से प्रयास P द्वारा चली गई दूरी निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल लें। वेलोसिटी रेशियो का मान रख दें 10, भार द्वारा चली गई दूरी 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तिरछा गुणा करा दें, कितना आ जाएगा, प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितना आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर। और हम लोग ये जानते हैं कि प्रयास कहाँ पर लगाते हैं, जो पहिया होता है उसी पर जो रस्सी लपेटी रहती है उसी को हम पकड़ के खींचते हैं, पहिए पर हमारा प्रयास P लगता है, यानी जो पहिए पर डोरी लिपटी रहती है उसी पर प्रयास P लगता है। अब यदि पहिए पर प्रयास लगा रहे हैं तो यदि रस्सी एक चक्कर लपेट यानी कि पहिया एक चक्कर घूम गया तो उसकी परिधि पर कितनी लंबाई की रस्सी लिपटेगी, पाई इंटू डी की। और ऐसे एक चक्कर में पाई इंटू डी, दो चक्कर में 2 गुणे पाई इंटू डी, जहाँ डी क्या होगा, पहिए का व्यास। ऐसे अगर n चक्कर लगाएं तो n गुणे पाई इंटू डी, यानी कि जैसे जैसे चक्कर बढ़ता जाएगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। एक चक्कर में पहिए पर रस्सी कितनी लिपटती है, पहिए की परिधि के बराबर। तो अब हमको 220 सेंटीमीटर की रस्सी लपेटनी है उस पर, तो यानी कि पहिए की परिधि गुणे उस पर कितने चक्कर लपेट रहा है वो डोरी, तो कितना हो जाएगा, पहिए की परिधि गुणे पहिए के चक्कर, कितना चक्कर लगा रहा है, टोटल मिला के कितना दिया है निकाल चुके, 2200 सेंटीमीटर। यानी इतनी लंबी रस्सी लपेटनी पड़ेगी हमको पहिए की परिधि पर। तो पहिए की परिधि पर, तो पहिए की परिधि गुणे पहिए के चक्कर, कितना हो जाएगा यहाँ से पहिए का चक्कर, 2200 बटे में पहिए की परिधि। पहिए की परिधि क्या होती है, पहिया एक वृत्ताकार होगा, वृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई इंटू डी। डी का मान निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में दिया था 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, पहिए का चक्कर आ जाएगा 70 चक्कर। यानी कि यदि भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है तो पहिए को 70 चक्कर लगाना पड़ेगा, और ये किसके थ्रू लगेगा, प्रयास P के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, एक वर्म तथा वर्म पहिए में हत्थे की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा बोझ ड्रम का व्यास 11 सेंटीमीटर है। यदि पहिए में दांतों की संख्या 30 तथा रस्सी का व्यास 10 mm है तो हत्थे यानी हैंडल के सिरे पर प्रयास ज्ञात करें जो 30 किलोन्यूटन के भार को उठा सके। इसकी दक्षता 75% दिया हुआ है। किस मशीन की बात कर रहा है, वर्म तथा वर्म पहिया यानी वर्म एंड वर्म व्हील की बात कर रहा है। वर्म एंड वर्म व्हील में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको लिख लेते हैं। हत्थे की लंबाई दिया हुआ है, हत्थे की लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते थे, कैपिटल आर से, यानी कैपिटल आर का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है जो बोझ ड्रम है उसका व्यास कितना है, 11 सेंटीमीटर। बोझ ड्रम का व्यास 11 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, 11/2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, बोझ ड्रम की त्रिज्या कितना, 5.5 सेंटीमीटर। और जो व्हील है यानी वर्म व्हील, उस पर दांतों की संख्या कितना है, 30, यानी इस कैपिटल टी का मान 30 है। अब रस्सी का व्यास कितना दे रहा है, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं 10 mm। हर एक मान यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, 10 से भाग दे देंगे, कितने में आ जाएगा ये 1 सेंटीमीटर। अब वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वर्म एंड वर्म व्हील का कितना होता है, RT बटे में स्मॉल आर, कैपिटल RT अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या था, हत्थे की लंबाई, टी वर्म व्हील पर दांतों की संख्या, स्मॉल आर बोझ ड्रम का रेडियस। अब यदि
ये कब फार्मूला होता है, जब जो रस्सी लपेटी जा रही है उसके मोटाई को हम नगण्य मानते हैं। अब यदि उसको मोटाई को भी लें तो उसमें r में t/2 ऐड हो जाता है, जहाँ t क्या होता है, रस्सी की मोटाई या रस्सी का डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो यानी वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल RT बटे में स्मॉल r प्लस t/2। कैपिटल R का मान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, t का मान 30, स्मॉल r का मान 5.5, t का मान 1 सेंटीमीटर बटे 2। सॉल्व कर लेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा 125। इफिशिएंसी नीटा का मान दिया हुआ है 75%, तो इसको हम परसेंटेज से हटाना चाहें तो 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा ये 0.75, यानी इफिशिएंसी को हम 0.75 भी इसको लिख सकते हैं। भार कितना उठा रहे हैं, 30 किलो न्यूटन, या इसी को हम न्यूटन में बदलना चाहें 1000 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 30,000 न्यूटन। अब हमें निकालना है क्या है कि 30,000 न्यूटन का भार उठाने के लिए प्रयास को कितना लगाना पड़ेगा। तो इफिशिएंसी बराबर फार्मूला लगा दें, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो का। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, नीटा गुणे वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P नीटा गुणे वेलोसिटी रेशियो। W का मान 30,000 बटे P निकालना है, नीटा का मान 0.75, वेलोसिटी रेशियो 125। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा, प्रयास P का मान 320 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि यह जो थ्रेड बने होती है, किस पे थ्रेड बनी रहेगी, वर्म पर। वर्म पर ये थ्रेड जो बनी हुई वो मल्टी स्टार्ट है। क्लासों में हम लोग बताए थे पिछले क्लास में कि जो थ्रेड होती है वो कई टाइप की होती है, सिंगल स्टार्टेड, डबल स्टार्टेड, ट्रिपल स्टार्टेड, मल्टी स्टार्टेड थ्रेड होती हैं। तो यदि मल्टी स्टार्टेड जो ऊपर का फार्मूला था RT/R, वो कब के लिए था, जब जो वर्म है वो सिंगल स्टार्टेड थ्रेड है, यानी जो उस पर चूड़ियाँ बनी हुई है वो कौन सी चूड़ियाँ हैं, सिंगल स्टार्ट, तब हम नीचे केवल R का प्रयोग करते हैं। अब यदि वो मल्टी स्टार्टेड है तो यहाँ पर हम n भी मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल r में, यानी वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, RT बटे में n इंटू R, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट, यानी वो कितने नंबर ऑफ स्टार्ट। तो यदि सिंगल स्टार्टेड थ्रेड होगा तो n का मान 1 ले लेंगे, डबल स्टार्टेड थ्रेड होगा तो n का मान 2 लेंगे, इसी प्रकार ट्रिपल स्टार्टेड थ्रेड होगा तो n का मान 3 ले लेंगे। तो जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, सिंगल स्टार्टेड थ्रेड। अधिकतर सिंगल स्टार्टेड थ्रेड ही होती हैं, इसलिए हम n का मान हमेशा यहाँ पर 1 मानते हैं। तो हमारा फार्मूला आता है RT/r। ठीक, जनरली यही यूज करते हैं। और यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं जो थ्रेड है डबल स्टार्टेड या थ्रेड स्टार्टेड, तो हम n का मान उसी प्रकार रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सरल स्क्रू जैक में चूड़ी की पिच कितना है, 0.6 सेंटीमीटर तथा हैंडल की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। यदि इस जैक की यांत्रिक दक्षता 42% है तो 9500 न्यूटन के भार को उठाने के लिए प्रयास ज्ञात कीजिए, कार्य निर्गत यानी वर्क आउटपुट भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हो उसको लिख लेते हैं। पिच की लंबाई कितनी दी हुई है, पिच 0.6 सेंटीमीटर। हैंडल की लंबाई दी हुई है जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कितना है 28 सेंटीमीटर। इफिशिएंसी दिया हुआ 42%, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 से भाग दे देंगे, 0.42 आ जाएगा। उठाए जाने वाला भार कैपिटल W है 9500 न्यूटन। प्रयास P का मान हमें निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, सिंपल स्क्रू जैक में वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है 2 पाई कैपिटल R अपान स्मॉल p, जहाँ R क्या होता है हत्थे की लंबाई, स्मॉल p क्या होता है पिच। 2 पाई इंटू R का मान 28 बटे में पिच का मान 0.6। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो का मान आ जाएगा 293.215।
हमको निकालना क्या है, प्रयास पी का मान। तो देखिए हम इफिशिएंसी का फार्मूला लगा दें। क्या होता है इफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, नीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल पी बराबर नीटा गुणे वेलोसिटी रेशियो। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 9500 न्यूटन। इस कैपिटल पी हमको निकालना है। नीटा का मान दिया है 0.42, वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके हैं 293.215। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा 77.1 न्यूटन। वर्क आउटपुट हमें निकालना है। वर्क आउटपुट बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल पी, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू उठाया जाने वाला भार गुणे स्मॉल पी मतलब पिच। रख देंगे, क्या आ जाएगा 9500 गुणे पिच का मान 0.6 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा 5700 न्यूटन सेंटीमीटर, या इसी को न्यूटन मीटर में बदलना होगा। क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर में। तो कितना हो जाएगा वर्क आउटपुट 57 न्यूटन मीटर वर्क आउटपुट हो जाएगा। वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो वहीं से ये फार्मूला निकल गया। बल मतलब यहाँ पर जो भार उठा रहे हैं, बल की दिशा में विस्थापन, जिस दिशा में भार उठता है उसी दिशा में चूड़ी ऊपर बढ़ती है। तो एक चक्कर में चूड़ी कितना ऊपर बढ़ेगी, एक पिच के बराबर। तो उसी को हम क्या लिए हैं, स्मॉल पी। यहाँ पर एक चक्कर की बात हो रही है। तो कितना हो जाएगा 9500 गुणे 0.6, जहाँ 0.6 क्या है, स्मॉल पी यानी पिच। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्यासांतरी स्क्रू जैक यानी डिफरेंशियल स्क्रू जैक के बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 2 चूड़ियाँ तथा छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियाँ हैं। यदि 1 मीटर व्यास के पहिए की परिधि पर 40 kg या 400 न्यूटन का बल लगाया गया है तथा मशीन की दक्षता 60% है, तो यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात करो। देखें क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है, किस मशीन की बात कर रहा है, सबसे पहले ये जान लें। डिफरेंशियल स्क्रू जैक की बात कर रहा है। अब डिफरेंशियल स्क्रू जैक का नाम सुनते ही हमको उसके पूरे प्रिंसिपल याद हो जाने चाहिए। डिफरेंशियल स्क्रू जैक में 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक को बड़ा स्क्रू बोलते हैं जिसकी पिच अधिक होती है, एक को बोलते हैं छोटे स्क्रू जिसकी पिच कम होती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या दे रहा है, पिच को डायरेक्ट नहीं दे रहा है, यहाँ पर कुछ टर्न कर दे रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रति सेंटीमीटर 2 चूड़ियाँ हैं। तो हमको यहाँ से पिच निकालनी पड़ेगी। किसकी बात करा, बड़े स्क्रू में। अब पिच किसको कहते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। पिच क्या होता है, 2 नज़दीकी दांतों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए एक दांता ये है, दूसरी दांता ये, तो दोनों के बीच की जो दूरी कहलाएगी वो क्या होती है, पिच का मान। अब दांता हमारा ऐसे कुछ बना होता है इस टाइप का, अगला दांता यहाँ पर होगा कुछ इस टाइप का। ठीक, तो अगर जो इसके इस बिंदु की बात करें तो इसके भी इसी बिंदु की बात करेंगे, या इसके इस दांते के इस बिंदु की बात करें तो इस दांते के भी इसी बिंदु की बात करें। इन्हीं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल पी या पिच। या ये कह दें कि एक दांता निर्माण के लिए जितनी जगह की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, पिच। क्योंकि एक दांता जब बनेगा तो एक दांता इतने में तो कंप्लीट होगा, लेकिन उसके लिए एक स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी जहाँ पर अगला दांता आकर के फिट होगा। यानी एक दांता निर्माण के लिए एक ये दांत है और इसके लिए जो खाली स्पेस की जरूरत पड़ती, इतना स्पेस, इतना दांते की मोटाई और ये स्पेस, इतनी पूरी लंबाई एक दांते के निर्माण के लिए जरूरी होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि प्रति सेंटीमीटर 2 दांते हैं, यानी कि मान लीजिए ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, इसमें कितने दांते हैं, 2। ये यहाँ ये एक दांता होगा, ये दूसरी दांता होगा। तो हमको निकालना क्या, एक दांता निर्माण के लिए कितना जगह ले रहा है, यानी इसी का मान। तो ये 1 सेंटीमीटर में 2 दांते हैं, 2 टीथ,
तो एक दांते के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। और एक दांते के लिए जितनी जगह लगती है वही क्या होता है हमारा पिच। यानी एक दांता निर्माण के लिए जितनी जगह हुई वही क्या हो जाएगा, पिच। तो 1 सेंटीमीटर में यदि 2 दांते हैं तो एक दांता में कितना सेंटीमीटर लगेगा, 1/2 सेंटीमीटर। इसी का मान क्या हो जाएगा, ये पिच, स्मॉल पी। और बड़े स्क्रू के लिए हम लोग पिच को PA से डिनोट करते थे। डिफरेंशियल स्क्रू जैक के प्रिंसिपल को जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बड़े स्क्रू के पिच को PA से और छोटे स्क्रू के पिच को PB से डिनोट किए थे। ठीक, तो यहाँ पर PA का मान कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि प्रति दांता निर्माण के लिए कितनी लंबाई या कितनी जगह की ज़रूरत है, कितना है, 1/2 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, 0.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। PB का मान कितना है, प्रति सेंटीमीटर 4 दांते हैं। छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियाँ या 4 दांत, 4 चूड़ियाँ प्रति सेंटीमीटर। तो एक चूड़ी में कितनी जगह लगेगा, 1/4 सेंटीमीटर। तो कितना इसका पिच हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 सेंटीमीटर, ऐसी को सॉल्व कर लेंगे, 0.25 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, PB का मान, यानी छोटे स्क्रू के पिच की लंबाई। पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, 1/2 मीटर। चूंकि पहिए का व्यास यहाँ पर कितना है, 1 मीटर। क्वेश्चन में तो व्यास दिया हुआ है, लेकिन त्रिज्या की जरूरत हमें पड़ेगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1/2, व्यास का आधा, 1/2 मीटर या 0.5 मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। P का मान दिया हुआ है 400 न्यूटन। इफिशिएंसी दिया है 60%, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.6। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखें, निकालना है हमको मैकेनिकल एडवांटेज और घर्षण में नष्ट प्रयास। तो मैकेनिकल एडवांटेज का तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग नहीं जानते, लेकिन वेलोसिटी रेशियो का जानते हैं। डिफरेंशियल स्क्रू जैक में वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, 2π कैपिटल R बटे में PA माइनस PB। और जब वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा, इफिशिएंसी हमको पता ही है, तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल लें, 2πr बटे में PA माइनस PB। 2πr का मान निकाल चुके हैं 50 सेंटीमीटर बटे PA 0.5 सेंटीमीटर माइनस 0.25 सेंटीमीटर। वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 400 पाई, जहाँ पाई बराबर क्या होता है, 3.14। इसको और सॉल्व करना चाहें तो पाई के स्थान पर रख देंगे मान 3.17, जो आएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का मान। ठीक, अब वेलोसिटी रेशियो निकल गया, तो इसके बाद हमको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो एफिशिएंसी बराबर हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी यानी नीटा गुणे वेलोसिटी रेशियो। नीटा का मान पता है 0.6, वेलोसिटी रेशियो निकाल चुके हैं 400 पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कितना आया, 240 पाई। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं 240 पाई बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P। तो यहाँ से P का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, W/240 पाई। तो यहाँ से आ जाएगा W अपान, हमको निकालना क्या है, W बराबर कितना आ जाएगा, हाँ P का मान दिया हुआ है, हमको W का मान निकालना है। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, 240 पाई गुणे कैपिटल P, और कैपिटल P कितना दिया हुआ, 400 न्यूटन। सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल W का मान 96,000 पाई। कैपिटल W निकल गया। अब आदर्श मशीन के लिए निकालें। आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, 1, या इसको 100% मान सकते हैं। जब आदर्श मशीन की दक्षता 1 है, यानी इस समय क्या हो जाए, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाते हैं। तो
मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जानते हैं W/P। अब यहाँ पर हम कौन सा आदर्श मशीन है तो यहाँ पर हम आदर्श प्रयास लेंगे, यानी P1 लिख रहे हैं। कैपिटल W बराबर वेलोसिटी रेशियो, कैपिटल W का मान हम लोग निकाल चुके हैं 96,000 पाई बटे में वेलोसिटी रेशियो 400 पाई। यहाँ से निकल जाएगा P1 यानी आदर्श प्रयास का मान। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 400 न्यूटन, जो कि कब था जब इफिशियंसी कितनी थी 0.6 या 60%। तो जब इफिशियंसी 100% से कम होती है उस समय जो प्रयास होता है वो कौन सा प्रयास होता है, वास्तविक प्रयास। यानी जो क्वेश्चन में 400 न्यूटन दिया हुआ था वो कौन सा प्रयास था, वास्तविक प्रयास। और हमको निकालना क्या था, घर्षण में नष्ट प्रयास। तो घर्षण में नष्ट प्रयास को निकालने के लिए हमको आदर्श प्रयास की भी जरूरत पड़ेगी। तो आदर्श प्रयास निकालने के लिए हम क्या किए, सबसे पहले भार को निकाल लिया कि जो 400 न्यूटन का बल लगा रहे थे हम वो कितना न्यूटन का भार उठा रहा था। तो कितना न्यूटन का भार उठा रहा था 96,000 पाई न्यूटन। अब जब भार निकल गया तो इसके बदले में यदि हमको आदर्श मशीन पर इतना ही भार उठाना हो तब आदर्श प्रयास लगाने की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से निकाल लिए हम आदर्श प्रयास P1 का मान कितना आ गया 240 न्यूटन। अब आदर्श प्रयास भी पता चल गया और वास्तविक प्रयास क्वेश्चन में तो दिया ही था। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, घर्षण में नष्ट प्रयास बराबर क्या होता है, वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास, यानी P माइनस P1। तो वास्तविक प्रयास दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 न्यूटन और P1 आदर्श प्रयास दिया है 240 न्यूटन। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, घर्षण में नष्ट प्रयास 160 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक, हर एक टाइप का क्वेश्चन इस मशीन चैप्टर से हो चुका है। और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, कहीं पर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।